हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड एनिमेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग, जिसमें हम कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। ऑल एजुकेशन इज अ टाइम टू लर्न। जो भी शिक्षा की जाती है, ली जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सीखना। लर्निंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग modification in existing knowledge, skills, habits और tendencies through experience, practice और exercise। लर्निंग एक प्रक्रिया है जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन के कारण सीखी जाती है, जो कि हमारा पुराना ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स और टेंडेंसीज जो हम सीखते हैं। अपना जो हमने पहले ज्ञान लिया हुआ था उसमें नए ज्ञान को एडजस्ट करना, वो हम कैसे करते हैं? जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं। According to Peel, learning is changing in the individual following upon change in his environment। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। मतलब क्या? यह वे चेंज है जो इंडिविजुअल में उसके वातावरण में के कारण उसमें चेंजेस लाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्रो एंड कॉल की बात करें, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स and it operates in an individual time to overcome obstacles or to adjust a new situation। According to Crow and Crow क्या है? ये जो लर्निंग है वो सीखने के अंतर्गत हमारी आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ज्ञान करना शामिल होता है, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं? नई नई चीजों को सीखते हैं। किसको? पुराने चीज को नए वातावरण में एडजस्ट करना सीखते हैं। अब हम जानते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्यूजन एंड रिटेंशन। स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम जो है वो प्राप्त और धारणा करने की शक्ति सम्मिलित करता है। मतलब क्या है? जो हम अर्जित करते हैं, जो हम गेन करना है, प्राप्त करना है, उसकी जो पावर है या उसमें अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है। किसमें? लर्निंग में। किसी भी चीज को सीखने के लिए रिटेंशन जरूरी है। रिटेंशन मतलब अटेंशन आ जाता है, अर्जित करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मन, टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अब हम बिहेवियर में कैसे चेंज लाते हैं अपने? जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज। आप ये बताइए, जब एक बच्चे की हम बात करते हैं, किसी छोटे बच्चे को आपने कभी देखा हो तो कभी कोई चीज उसने सांप देखा या कोई एक लैंप जलता हुआ देखा, जब तक वो अपने आप उसको नहीं पता कि उसको अगर वो हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक वो सीखता नहीं है। वो हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज हम उन्हें मना करते हैं, और जब वो उसका अगर मान लो उससे हाथ जल गया तो वो पुनः मतलब उससे क्या होगा? वो वापस उस चीज को दोबारा स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि जब वो बार बार उसकी तरफ जा रहा था और हम उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने जब उसको खुद अनुभव किया कि इसको हाथ लगाने से वो जल जाएगा और हाथ पीछे कर लिया, दैट मीन्स उसने अपने आप उस चीज को एनालाइज किया। इससे जो उसके व्यवहार में परिवर्तन, दैट इज लर्निंग। ये हम ही कह सकते हैं लर्निंग जो है वो मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति के जो नेचुरल बिहेवियर है ना, उसमें हम चेंज होता है। और वो कैसे हुआ? उसके अनुभव द्वारा, उसके एक्सपीरियंस द्वारा जो उसने सीखा। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। वही चीज हमने कहा ना कि सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, जब उसका हाथ जला तो वो उस चीज की तरफ दोबारा उसको पकड़ने नहीं भागेगा। और जितनी भी अभी हमने डेफिनेशंस किया, द अबव डेफिनेशंस एम्फेसिस 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग। 4 तत्वों पर निर्भर करती है। दैट इज लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग हमारे व्यवहार में क्या होती है? स्थायी होती है। इट डज नॉट इंक्लूड चेंज ड्यू टू इलनेस, फैटिक, मैट्यूरेशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिनेंट। इसमें वो इंक्लूड नहीं होती है कि हम बीमार हैं, फैटिक है, परिपक्वता नहीं है, या किसी और कारण से। द लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वर बट मैनिफेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। ये ऑब्जर्व नहीं की जाती है, बल्कि ये उसकी एक्टिविटीज से दर्शाई जाती है। अगर हम कहें कि लर्निंग जो है डिपेंड करती है प्रैक्टिस, अभ्यास पर और अनुभव पर, तो ये गलत नहीं होगा। Characteristics of learning. Learning is continuous modification of behavior which continues throughout life. Learning लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जन्म से लेके हमारे मरने तक हमारे अनुभव द्वारा ही सीखने, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग जो है हमारे जो नॉलेज है उसको जीवन भर संचय करती है, हमारे अनुभव को जोड़ती रहती है। लर्निंग इज परवेसिव, इट रीचेस इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने कहा ना, ये हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट को तक पहुंचती है।
लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन, सोशली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। लर्निंग में क्या क्या शामिल होता है, मतलब एक इंसान का सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सभी तरह का जो लेवल है वो उसमें इंक्लूड होता है। लर्निंग इज ऑफन अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। अगर हम ये बात करें तो इसमें क्या आता है कि ये हमारे अनुभवों की एक नई व्यवस्था है जो हम चेंज करते हैं। कैसे? जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। लर्निंग इज डेवलपमेंट, ये विकास की प्रक्रिया है या लर्निंग विकास है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हम नए नए अनुभवों को सीखते हैं। Learning is responsive to incentives. In most cases, positive incentives such as rewards are most effective than the negative incentive such as punishment. अब ये बात तो हमें इंसेंटिव क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सीखने से अगर हम पॉजिटिव इंसेंटिव देते हैं, अगर किसी बच्चों को आपने कुछ सिखाना है तो हम क्या करेंगे, बच्चों आप चॉकलेट देंगे, अगर आपने ये काम किया तो वो उससे जल्दी सीखता है। और अगर हमने उसको उसी काम के लिए कोई भी इनिशिएटिव, कोई मोटिवेशन नहीं दिया, इवन हमने उसको नेगेटिव इंसेंटिव दिया कि हमने उसको नहीं, आपने सही काम नहीं किया, आपको हम पनिशमेंट देते हैं, तो वो बच्चा उस चीज को सीखने में टाइम लेगा। लर्निंग इज ऑलवेज कंसर्न विद गोल्स। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा उद्देश्य से जुड़ी हुई होती है। या हम कह सकते हैं कि लर्निंग हमेशा जो होती है गोल ओरिएंटेड होती है। अगर हमारे पास उद्देश्य या हमारा कोई एम या कोई एजुकेशन नहीं है तो लर्निंग भी नहीं होगी। अगर हमने लर्निंग की प्रक्रिया को सीखना है तो हमें कोई ना कोई गोल भी बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड लर्निंग आर पॉजिटिव रिलेटेड। अब हमारी रुचि और लर्निंग, अधिगम, ये दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है, क्योंकि इंसान कब सीखता है, जब उसका इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होगा तभी वो जल्दी से सीख सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है इंस्टीट्यूट ऑफ पढ़ाई करना, तो ऐसे जैसे मोस्ट ऑफ बॉयज फाइंड लर्निंग टू प्ले फुटबॉल इजियर देन लर्निंग टू अट्रैक्शंस। पढ़ने की जगह वो किस चीज में ज्यादा जल्दी सीखेंगे, फुटबॉल खेलना ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। 9. लर्निंग डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। अगर हम कहें अधिगम अभिप्रेरणा पर, परिपक्वता पर आधारित है, हाँ, क्योंकि अगर आप अंदर से तैयार है पढ़ने के लिए, किसी काम को करने के लिए रेडी है, तभी आप सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहा मैंने क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस पेपर्स में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग बहुत सारे आते हैं और कई बार ये सीटेट के पेपर में एमसीक्यूज में भी आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग में मोस्टली कौन सा फैक्टर जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स का, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड अदर्स। देखिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट को करें तो आप इसको ऐसे ही टेबल में बनाएं और फिर इसको ऐसे ही 1 by 1 एक्सप्लेन करें। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि पेपर में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग को डिफाइन करना है, तो आप ऐसे ही इसको पहले मीनिंग दीजिए, फिर इंट्रो दीजिए, फिर डेफिनेशन दीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए, फिर फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग दीजिए। तो और उसके बाद इसी पे एम्फेसिस करना है, तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको 1 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, तो आपका होल कॉन्सेप्ट जो है उसमें कवर अप हो जाता है। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिए। और अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हमें इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हम कौन से पॉइंट्स को कवर अप करते हैं? जैसे फिजियोलॉजिकल, फिजिक मतलब होता है हमारी जो शारीरिक रूप से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो फिजिकल हेल्थ, ये हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर आप ठीक है, आप स्वस्थ है, तो आप सीखते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर अच्छे कंडीशन में, मतलब आपकी आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, तो भी हमारी लर्निंग अच्छी होती है। आप किसी नॉइजी एरिया में रहते हैं या आपको जो एनवायरनमेंट है स्कूल में या घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि आप कुछ करना चाहे और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट भी उसको अफेक्ट करता है। रेडीनेस, आप तैयार नहीं हैं। देखो, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपका रेडी होना। ठीक है, फैटिक है, थके हुए हैं, तो भी आप नहीं सीख सकते। ये भी फैक्टर जो है फिजियोलॉजिकली तो है कि शारीरिक रूप से आप थके हुए हैं, तो भी आप नहीं सीख सकते, चाहे आपको कोई कितना भी कोशिश करे पढ़ाने की। एज फैक्टर भी है, छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, एक एज के बाद इंसान को सीखने में समय लगता है। पुअर सेंसेस, यहाँ पे पुअर सेंस का हो सकता है कि जो हमारी 5 सेंसेस है उनमें से कोई भी सेंस है जो शारीरिक रूप से काम ना करता हो, तो भी ये हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। परसेप्शन, सोचने की क्षमता, वही चीज कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, समझते हैं, वही कि वो भी हमारा फैक्टर होता है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। और साइकोलॉजिकल की बात करो, मनोवैज्ञानिक की बात करो, तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा ना कि गोल और पर्पस, किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर वो नहीं है तो ये फैक्टर भी हमारे लर्निंग को, हमारे सीखने को प्रभावित करता है।
प्रॉपर मोटिवेशन, हाँ किसी भी काम को सीखने के लिए अगर हमने कोई उद्देश्य बनाया है तो मोटिवेटिव होंगे तभी तो हमने उद्देश्य बनाया है। हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट आप एक के साथ रिलेट कीजिए, जब रिलेट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। साउंड मेंटल हेल्थ मतलब क्या, आप शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट उसी टॉपिक में है। अटेंशन कब होती है, जब हम अटेंटिव होते हैं। आप क्लासरूम में जाते हैं, अगर आप सो रहे हैं तो आप सीख ही नहीं सकते, अटेंटिव नहीं है, दैट मीन्स आप नहीं सीख सकते। लेकिन आप क्लास में रहेंगे तो सब बच्चे बैठे और मैम को कोई बता ना दे तो बच्चों को रहता है ना कि हम अटेंटिव रहे, मैडम किसी भी टाइम पूछ सकती है। दैट इज, ये भी फैक्टर अफेक्टिव कर हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ईगो इन्वॉल्वमेंट। कई बार क्लास में बच्चों के साथ में होता है ना कि ये मुझे आता है तो मैं ये क्यों करूं, लेकिन जब हम आपको आता है लेकिन अगर कोई आपको समझाता है तो हमें और ज्यादा उस चीज को एक्सपीरियंस करके उससे सीखने में और हम ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है सोशल, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं फैमिली, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है, फैमिली में सीखता है। जिस लैंग्वेज किस एनवायरनमेंट में वहाँ पे वो बॉर्न हुआ है उसको वो वही एनवायरनमेंट जो है वो उसको लर्निंग में हेल्प करती है। नेबरहुड, सबसे ज्यादा बच्चा जो है अपनी फैमिली, नेबरहुड, टीचर, स्कूल, सोशल क्लास, इन सब में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो ये फैक्टर्स भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फिर अदर्स फैक्टर्स की बात करें तो मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए ये मेथड ऑफ टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि क्लास में टीचर कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है हर बच्चे के लिए, क्या वो सही है, क्या वो मेथड एप्लीकेबल है कि सभी बच्चे उस चीज से सीख सके, तो ये फैक्टर भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। मटेरियल्स टू बी लर्न, अब किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। देखिए किसी भी आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक बच्चों को एक वे नहीं देंगे, इमेजिनेशन नहीं उनके अंदर डेवलप करेंगे या उन्हें डेमो करके नहीं दिखाएंगे, तब तक उन्हें सीखने में प्रॉब्लम आती है। या हम कहें कि हमें जब चीजों को सिखाना है तो हमें उनको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, छोटे बच्चों को हम प्ले वे मेथड से सिखाते हैं ना, ये फैक्टर भी हमारे लिए वही होता है कि हम क्या मटेरियल यूज करें, क्या चीज हम सिखाना चाहते हैं। तो दैट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फिर आता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए ये हमारी सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को मैंने इस डायग्राम में इसलिए बनाया है ताकि आप अगर आता है कॉन्सेप्ट तो आपने जब पहले मीनिंग दिया, फिर आपने उनकी डेफिनेशंस दी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, फैक्टर अफेक्टिंग दिया, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ये प्रोसेस होता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी होती है। हमने हमेशा ये बात सीखी है कि कभी कोई भी काम करे तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट अपनाते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो इनकम्प्लीट होती है। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया है तो आप लाइफ टाइम कभी भी उस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप खुद करते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो कभी भी काम भूला नहीं जाता। तो सबसे पहले हमारा आता है ड्राइव। ड्राइव को हम नीड भी कह सकते हैं कि सीखने की आवश्यकता क्या है। देखिए जब हमारी नीड होती है तभी तो हम किसी काम के लिए निकलते हैं, करते हैं, सीखते हैं। तो पहले नीड, फिर उद्देश्य कि भाई हमारी उद्देश्य क्या है। मान लीजिए मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि आपकी नीड क्या है कि आपको जॉब करनी। अब आप सोचते हैं कि हमें क्या है भाई, हमें करना क्या है, कौन सी जॉब करनी है। आपने सोचा जी मुझे टीचर बनना है, ठीक है, तो आपका उद्देश्य हो गया टीचर बनना। अब आपने खोज की कि आप क्या क्या करना चाहेंगे, उसके लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी, है ना। तो ये प्रोसेस आया हमारा, अब बीएड करनी है। अब बीएड करनी है तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सेज। अब आप बीएड करने के लिए क्या क्या बाधा है, अभी हम उद्देश्य तक पहुंचना है तो हमें वेरियस रिस्पॉन्सेज भी करने पड़ेंगे, हमें अलग तरह से फॉर्म भी भरना पड़ेगा, हमें जो उनकी अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा। वो सारी सिचुएशन को पार करके ही हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। अब रेनफोर्समेंट नेक्स्ट पॉइंट आया, क्यों, क्योंकि इसमें वो सभी जो एक्टिविटीज है या फैक्ट्स हैं वो आ जाते हैं जो हर स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है। मान लो आपको टीचर्स ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी है या आपको आपके जो एल्डर्स हैं उन्होंने कोई काम दिया है, तो वो सब आपको करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने सोचा है काम करने के लिए वो रेनफोर्स होती है। क्योंकि सभी चीजें जरूरी नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन वो क्रिया जो एक्टिविटी हम करते हैं वो सही नहीं होती, तो हमें उसको दोबारा करने के लिए रेनफोर्समेंट चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बिना तो कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। क्यों, जब तक हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी सारी क्रिया जो जितनी भी एक्टिविटी हमने की है वो कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह हम ये भी तो कह सकते हैं कि जितनी हमने न्यू नॉलेज की है वो पुराने में एडजस्ट करके सीखी है ना। क्योंकि पुराने ज्ञान में नया जोड़ना आसान हो जाता है जब हम उसको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं।
अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, आप कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में लॉज ऑफ लर्निंग ले। अब ये वाला क्वेश्चन जो है सीटेट में भी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं, जब सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा थ्योरीज में से लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा आता है। लॉज ऑफ लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं, उसके मैं सिर्फ एक पार्ट करा रही हूँ, जिसमें हम लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 लॉज जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए उन्होंने कहा कि इन 3 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहते हैं? तत्परता का सिद्धांत। मतलब क्या है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आप तैयार हो। ये नहीं हमें बताया ना कि कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है तो वो जल्दी से सीखेगा और उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। तो यही तो वो कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कह देते हैं, मेंटल सेटअप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर तैयार नहीं है तो आप जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो हर व्यक्ति को सीखने के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उसका ध्यान बटा रहता है, वो जल्दी जल्दी काम करता है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है, तो उसकी एबिलिटीज बाहर निकल कर आती है। अब हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहती है कि आप अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। अभ्यास में क्या होता है कि जब हम किसी काम को कर कर सीखते हैं तो हम उसे ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आप तैयार हो गए हैं, अब लेकिन आपने, टीचर ने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया, आप रेडी तो हो गए, उसका सुन भी लिया, लेकिन आप जब तक आप उसको खुद स्टडी नहीं करेंगे, उसके ऊपर अभ्यास नहीं करेंगे, खुद रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जो चीज आपने अभ्यास करी है, अब उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। अब कई बार ये खुशी भी देता है और कई बार ये दुख भी देता है। कई बार हम ये कह रहे हैं ना कि लॉ ऑफ प्रेशर एंड पेन भी कहा जाता है। कई बार कोई चीज ऐसी होती है कि जो काम हमें करने से खुशी मिलती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें बार बार दोहराने से पेन भी होता है। तो ये जो है, इसको हम प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं कि जो चीज हमें खुशी दे हम उसको बार बार करते रहें, और जो हमें दुख दे उससे हम थोड़ा बचते रहें। थॉर्नडाइक ने जब ये कहा कि जब सिचुएशंस ऐसी होती है जिनके द्वारा हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तब क्या है, हमारी लर्निंग कम हो जाती है ना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में यही बात उन्होंने कहा कि हम अगर बच्चे को फोर्समेंट देनी है, हमें रेनफोर्समेंट देनी है, जो अभी हमने नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ा था लास्ट में, कि अगर हम उन्हें पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड्स दें तो बच्चा जल्दी सीखेगा। इफेक्ट ये देखोगे कि बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और जल्दी से उस काम को कर सकेंगे, है ना। तो हमें सेटिस्फेक्शन देना बच्चों को जरूरी है। और लॉ ऑफ जो एक्सरसाइज हमने बोला था ना, अगर वो नहीं होगी तो इफेक्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज हम एक्सरसाइज अगर आपके वो काम की नहीं है तो आप उसे नहीं आप समझ पाएंगे, और रेगुलर यूज में हो रही है तो आप उसे जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी काम को आप बार बार रेगुलर करते हैं तो आपकी उस पर प्रैक्टिस हो जाती है। एक्सरसाइज मैंने कहा ना, अभ्यास हो जाता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप उस चीज के अंदर क्या हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। अब आप बीएड की बात करते हैं तो बीएड में हम क्या कराते हैं, हम बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं मतलब उनकी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स को हम उनकी ट्रेन करते हैं। अब आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि इसका लास्ट टॉपिक आता है। लर्निंग का होल कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मैंने सिर्फ एक छोटे से वे में समझाने की कोशिश की है। ये क्या होती है, मीन्स द यूज ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन न्यू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। अधिगम का स्थानांतरण, या हम कहें स्थानांतरण क्या होता है, जो कि पुरानी नॉलेज में नए नॉलेज को, मतलब पुराने ज्ञान कौशल में नए ज्ञान और कौशल को जोड़ना एक सिचुएशन में क्रिएट कर दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपने एक काम सीखा है और दूसरे में एप्लीकेबल हो जाए। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए इस बात को। अगर हमें साइकिल चलानी आती है तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको रूल्स रेगुलेशंस पता है तो आप स्कूटर भी जल्दी सीख लेंगे। दैट इज द पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपको देखिए, जब हम एक चीज से होते हुए दूसरी चीज उसके लिए बाधा बन जाए तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। जैसे अगर किसी को तमिल बोलनी आती है, मलयालम बोलनी आती है, तो उसके लिए हिंदी बोलना कठिन है। उसने उसके द्वारा नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज में वो माहिर है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज उसके लिए सीखनी मुश्किल है। और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब जाए ना तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, कि उसको ना तो स्कूटी चलानी आती है और ना उसका रिलेशन लैंग्वेज से है। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर नहीं हुई है लर्निंग। जो उसने पॉजिटिव में सीखा वो नेगेटिव में सीखा, उसका यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है कॉम्बिनेशन, या मैं कहूँ कि कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट इज द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कि उसने अगर गाड़ी सीखी है या उसने हिंदी लैंग्वेज सीखी है तो इससे उसका कोई भी यहाँ पर लर्निंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं आई है।
अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन. सो एट लास्ट वी कैन से दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, रिलेटिंग आइडियाज एंड मेकिंग कनेक्शंस between previous and new knowledge, independent and critical thinking, and ability to transfer knowledge to new and different contexts. अब अंत में हमने कहा ना लर्निंग में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं. अंडरस्टैंडिंग, जो हमने बोला ना कॉन्सेप्ट को समझो, आपकी अधिगम 101% होता है. जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, आप रेडी नहीं होते, आप किसी भी चीज का अधिगम नहीं कर सकते. रिलेटिंग आइडियाज एंड मेकिंग कनेक्शन, देखिए कोई आइडिया लगाना पड़ता है. अब पुरानी चीज में नई चीज को एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ ना कोई तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना. ऐसे नॉलेज में भी होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, नए नए विचारों को लेकर आते हैं. इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं, तो हम उसको जल्दी से सीखते हैं. और इसके लिए भी हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए. पुराने नॉलेज को नए नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए. अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. उसमें हमें अगर किसी चीज़ को सिखाना है तो उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए. अगर आप स्लो लर्नर को गिफ्टेड स्टूडेंट के साथ बिठा रहे हैं तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. जब हमें उन्हें सिखाना है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक मीडिएटर बनाना पड़ेगा जो उन दोनों की बातों को उनको रिलेट कर सके, है ना. तो थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. होप सो आपको ये सीटेट के पेपर, बीएड के पेपर में हेल्प करेगा. अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ एग्जाम में इसी पैटर्न से लिखेंगे तो आप 100% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे.